ये कहानी है एक लड़की रिया और उसकी दादी की। रिया हमेशा से ही अपनी दादी से बहुत ही प्यार करती थी। उसके मम्मी पापा जॉब करते थे और जॉब के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहते थे। रिया के मम्मी पापा उसकी दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो दादी से घर का सारा काम करवाते थे और बदले में बचा कुचा जो होता था वो खाने को दे देते थे। दादी को वो लोग बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते थे। एक बार रिया के मम्मी पापा ऑफिस के काम से बाहर गए थे। रिया रोती हुई अपनी दादी के पास आती है। उसको देखकर उसकी दादी कहती है, क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? रिया रोते हुए अपनी दादी से लिपट जाती है और कहती है, कुछ नहीं दादी, कुछ नहीं। कुछ तो बात है मेरी बच्ची, अपनी दादी को नहीं बताएगी क्या? क्या पता मेरे पास तेरी इस परेशानी का हल हो। दादी, आजकल मैं जो कुछ भी याद करती हूँ सब भूल जाती हूँ। पता नहीं, कुछ भी याद नहीं रह पाता है। आज भी मैंने याद किया था पर वो भी याद नहीं है। अब पेपर भी आने वाले हैं। अगर मैं फेल हो गई तो मम्मी पापा मुझे बहुत मारेंगे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत डर लग रहा है। इतना कहकर रानी फिर से रोने लगती है। तब दादी उसको प्यार से गले लगाकर उसके सर पर हाथ फेर कर कहती है, अच्छा, तो इस वजह से मेरी रानी बेटी परेशान है। तू चिंता मत कर, मेरे पास तेरी इस परेशानी का हल है। इतना कहकर दादी घर के बने मंदिर में से चंदन का टीका लेकर आती है और रिया को दिखाकर कहती है, ये एक जादुई टीका है। इसे लगाने से तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और जो भी याद करेगी सब याद आने लगेगा। सचमुच दादी? हाँ हाँ, सचमुच। जब तुम परीक्षा देने बैठोगी तो तुम्हें सब याद आने लगेगा। रिया दादी की बात सुनकर बहुत खुश होती है और निश्चिंत हो जाती है। 2 दिन बाद रिया के मम्मी पापा घर आ जाते हैं तो दादी रिया की मम्मी से कहती है, आजकल रिया अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही परेशान रहती है। तुम उसकी पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान दो। अच्छा, तो अब आप मुझे सिखाओगी कि मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मैं तो रिया की भलाई के लिए ही कह रही हूं। उसको कुछ भी याद नहीं रहता है। अगर तुम थोड़ा उसकी तरफ ध्यान दोगी तो उसकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। ठीक है ठीक है। ऐसा कहकर मम्मी रिया के कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। दादी को लगता है कि रिया की मम्मी उसको प्यार से समझाएगी, पर कुछ देर बाद रिया अपने कमरे से भागती हुई आती है और अपनी दादी से लिपट जाती है। दादी, दादी, दादी बचा लो दादी, मम्मी मुझे मार रही है। पढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी? लोगों के घरों में काम करेगी क्या? ये कौन सा तरीका है बच्ची को समझाने का? आप अपने काम से मतलब रखिए, मुझे पता है कि अपनी बेटी से कैसे बात करनी है। दादी, दादी मैं पढ़ लूंगी, पर आप मम्मी से कहो कि मुझे इतना ना मारिए। 2 दिन के बाद रिया की मम्मी अपने पति से कहती है, मुझे लगता है कि मुझे रिया के साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। आजकल वो मुझसे सारी बातें छुपा रही है और अपनी दादी को जाकर सब बता रही है। ठीक है, आखिर वो हमारी बेटी है। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा उसे। ऐसा कहकर रिया की मम्मी रिया के कमरे में जाती है। तभी उसकी मम्मी का फोन बजने लगता है। वो फोन सुनने लगती है। रिया अपनी दादी के पास जाकर कहती है, दादी आप भी चलो ना मेरे साथ, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। मम्मी मुझे फिर से बहुत मारेगी। नहीं बेटी, वो तुम्हारी मम्मी है, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, वो ऐसा नहीं करेंगी। रिया अपने कमरे में चली जाती है। उसकी मम्मी अभी भी फोन पर बात कर रही थी। रिया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे आपके साथ गेम खेलना है, चलो ना खेलते हैं। नहीं अभी नहीं, अभी मैं फोन पर बात कर रही हूँ। मम्मी आप बात तो खेलते खेलते भी कर सकती हो ना। ऐसा कहकर रिया अपनी मम्मी के हाथ से फोन लेने की कोशिश करती है, पर फोन नीचे गिर जाता है और रिया की मम्मी रिया पर चिल्लाना शुरू कर देती है। रिया ये क्या किया तूने पागल लड़की, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती है क्या? तुमको तो मुझे हॉस्टल में ही भेजना होगा, तो मैं ऐसे नहीं मानूंगी।
चिल्लाती हुई रिया की मम्मी कमरे से बाहर आ जाती है। रिया के पापा पूछते हैं, क्या हुआ? अब क्यों चिल्ला रही हो? इस लड़की से तो बात करना ही बेकार है। मेरा फोन ही तोड़ दिया इसने, तो सारा मूड खराब कर दिया मेरा। रिया की मम्मी रिया के लिए एक ट्यूशन टीचर रख लेती है। कुछ दिनों बाद रिया के एग्जाम होते हैं और रिया बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। रिया के मम्मी पापा ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने घर में एक पार्टी रखते हैं। रिया के मम्मी पापा अपने सब दोस्तों को उस पार्टी में बुलाते हैं। सभी मेहमान रिया को गिफ्ट दे रहे थे, पर रिया अपनी दादी को ढूंढ रही थी। वो उसको कहीं भी नहीं दिख रही थी। मम्मी मम्मी, दादी कहाँ है? वो मंदिर गई है पूजा करने। रिया अपनी दादी का इंतजार करती है। जब बहुत देर हो जाती है और दादी नहीं आती, तो दादी को घर के अंदर ढूंढने जाती है। दादी को ढूंढते ढूंढते वो स्टोर रूम के पास आ जाती है। वहां उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। वो सोचने लगी कि यहां तो बाहर से ताला लगा है, फिर अंदर कौन रो रहा है। वो स्टोर रूम की चाबी लेकर आती है और दरवाजा खोलकर देखती है। अंदर उसकी दादी एक कोने में बैठी रो रही थी। वो दौड़कर अपनी दादी के पास जाती है और उनसे लिपट जाती है। दादी, आप रो क्यों रही हो? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। दादी, सच सच बताओ, तुमको यहाँ किसने बंद किया है? बेटा, वो तुम्हारे मम्मी पापा के बड़े बड़े दोस्त आ रहे हैं ना, और मैं ठहरी अनपढ़ और गंवार, ना बोलने का ढंग है और ना ही कपड़े पहनने का। उनके आगे मेरा आना शायद तुम्हारे मम्मी पापा को अपनी शान के खिलाफ लग रहा होगा। इसलिए तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ स्टोर रूम में बंद कर दिया और कहा है कि जब तक सारे मेहमान नहीं चले जाते, मैं यहाँ से बाहर नहीं आ सकती हूँ। ये मम्मी पापा ने आपके साथ ठीक नहीं किया है। क्या आपने खाना खाया? नहीं बेटी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये सुनते ही रिया चुपके से दादी के लिए खाना लेकर आती है और अपने हाथों से दादी को खिलाती है। उसके बाद रिया स्टोर रूम का दरवाजा बंद करके चाबी वापस वहीं रखकर आ जाती है और स्टोर रूम की खिड़की से अंदर अपनी दादी के पास चली जाती है। रिया को पार्टी में ना देखकर उसके मम्मी पापा उसको सारे घर में ढूंढते हैं, पर रिया उनको कहीं नहीं मिलती है। वो घर के बाहर भी उसको ढूंढते हैं। उसके बाद रिया की मम्मी रिया की सहेलियों को फोन करती है, पर रिया वहां भी नहीं मिलती है। रिया की मम्मी रोने लगती है। मम्मी के रोने की आवाज सुनकर रिया स्टोर रूम के अंदर से ही आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रिया अपनी दादी के साथ बैठी है। रिया की मम्मी ने उसको गले से लगा लिया और कहने लगी, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे पता है हम लोग कितना परेशान हो गए थे। अरे मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगर दादी स्टोर रूम में रह सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? जहां मेरी दादी रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। हाँ, ऐसा कहकर रिया अपनी दादी से लिपट जाती है। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। फिर एक दिन रिया कुछ दिनों के लिए अपनी मासी के घर रहने चली गई थी। जब वो वापस लौट कर आई तो उसको घर में दादी कहीं भी नहीं दिखाई देती है। वो अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी, दादी कहाँ है? कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। देखो ना, कब से दादी को ढूंढ रही हूँ। अरे बेटा, वो तो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हैं कुछ दिनों के लिए, आ जाएंगी। क्या मम्मी, अब मैं कैसे रहूंगी दादी के बिना? आपने उन्हें जाने ही क्यों दिया? चिंता मत करो, आ जाएंगी दादी। दिन ऐसे ही बीतते गए पर दादी घर नहीं आई। रिया हर बार अपने मम्मी पापा से पूछती, पर वो हर बार उसकी बात को टाल देते। अब तो दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल में बदल जाते हैं, पर दादी घर नहीं आती है। कुछ साल बीत जाते हैं। अब रिया भी बड़ी हो गई थी। वो अब 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। एक बार रिया अपने स्कूल की तरफ से शहर के एक वृद्धाश्रम में जाती है। वहां उसे बहुत सारे बूढ़े लोग दिखाई देते हैं, पर तभी रिया की नजर एक कोने में बैठी बूढ़ी औरत पर जाती है। वो बिल्कुल उसकी दादी की तरह ही दिख रही थी। अरे, ये तो बिल्कुल मेरी दादी की तरह ही दिख रही हैं, पर दादी तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ है, फिर यहाँ कैसे? नहीं, ये मेरी दादी नहीं हो सकती हैं। ऐसा सोचते सोचते वो पास जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं,
क्योंकि वो कोई और नहीं, रिया की दादी ही थी। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो उस समय अपनी दादी के पास नहीं जाती है। घर वापस आते समय वो उस वृद्धाश्रम का पता नोट करके लाती है। अगले दिन, मम्मी, आज मेरी स्कूल की छुट्टी है, तो मैं अपनी सहेली शालू के घर जा रही हूँ। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है रिया, जल्दी आ जाना। उसके बाद रिया घर से सीधा निकलकर वृद्धाश्रम पहुंच जाती है और वहां अपनी दादी के पास जाकर दादी से लिपटकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। दादी भी रिया को देखकर रोना शुरू कर देती है। झूठ बोला था मम्मी पापा ने, उन्होंने आपको यहाँ छोड़ दिया था। बहुत बुरे हैं वो लोग, मुझे नहीं रहना उन लोगों के साथ। अब मैं भी यही रहूंगी आपके साथ। नहीं बेटा, ये तो हम जैसे बूढ़े लोगों के लिए है, जिनके बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं। तुम घर जाओ बेटी। नहीं दादी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। यहाँ रहकर मैं अब सबकी सेवा करूंगी। रिया को घर से गए हुए काफी समय हो गया था। शाम तक जब रिया घर नहीं आई तो उसकी मम्मी ने उसकी सहेली को फोन किया, पर वहां तो रिया गई ही नहीं थी। ये सुनकर रिया के मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। अब तो रात भी हो गई थी, पर रिया अभी तक घर नहीं आई थी। अब रिया के मम्मी पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। कुछ देर बाद रिया मिल जाती है। पुलिस के साथ रिया के मम्मी पापा भी उसको लेने वृद्धाश्रम जाते हैं। रिया, तुम घर चलो हमारे साथ। नहीं पापा, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी दादी के साथ ही रहूंगी। जहां मेरी दादी, वहां मैं। रिया की बात सुनकर पुलिस अफसर कहता है, ये क्या, आप लोगों ने अपनी माँ को यहाँ क्यों भेजा? आप तो उनको रखने में सक्षम हैं, फिर ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? आपको पता है ये एक जुर्म है और इसकी सजा भी आपको मिल सकती है। अफसर की बात सुनकर रिया के मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबसे माफी मांगते हैं। अब रिया के मम्मी पापा दादी और रिया को लेकर घर आ जाते हैं। रिया के मम्मी पापा का व्यवहार भी अब दादी के प्रति बदल जाता है और अब रिया अपनी दादी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। रानी, ओ रानी, जल्दी उठ बेटी। आज स्कूल नहीं जाना क्या? देख कहीं देर ना हो जाए। कमला खाना बनाते बनाते रानी को आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर रानी कहती है, अरे मेरी प्यारी नानी माँ, मैं तो कब से उठी हुई हूँ। देखो नानी, मैं तो स्कूल के लिए तैयार भी हो गई हूँ। मेरी प्यारी बेटी, आज तो इतनी जल्दी तैयार हो गई है। हाँ नानी, मैं तो जब आप उठकर आंगन में चूल्हा जला रही थी तभी उठ गई थी। अच्छा जी, चल अब जल्दी से खाना खा ले, वरना देर हो जाएगी स्कूल को। हाँ नानी, जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे भी। क्या बनाया है मेरे लिए आपने? आज मैंने अपनी प्यारी बेटी के लिए आलू के पराठे बनाए हैं। अरे वाह, आलू के पराठे! आप बहुत अच्छी हो नानी, आज तो मजा ही आ जाएगा नानी। उसके बाद रानी ने पेट भर के आलू के पराठे खाए और स्कूल के लिए चली जाती है। रानी अपनी नानी कमला के साथ रामपुर गांव में रहती थी। रानी की मां संध्या की शादी पास ही के एक गांव में हुई थी। संध्या का पति रोहन एक फैक्ट्री में काम करता था। संध्या की 2 बेटियां थीं। इस बार फिर से संध्या मां बनने वाली थी। सबको उम्मीद थी कि वो इस बार एक लड़के को जन्म देगी। जब संध्या अस्पताल में एडमिट हुई तो संध्या की सास अपने बेटे रोहन को कहती है, इस बार अगर लड़का हो जाए तो मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगी। हाँ माँ, बांट लेना बाद में, पहले संध्या और बच्चा सही सलामत हो इसकी सोचो आप। अरे सब सही होगा। थोड़ी देर में एक नर्स आती है और कहती है, मुबारक हो, बेटी हुई है। संध्या और बच्चा सही सलामत तो है ना? हाँ हाँ, दोनों सही सलामत है। हे भगवान, पहले ही क्या कम लड़कियां थी जो एक और आ गई। ऐसा कहकर संध्या की सास बिना बच्ची को देखे वहां से गुस्से में चली जाती है। 2 दिन बाद संध्या और रोहन अपनी बेटी को लेकर घर आते हैं तो संध्या की सास बेटी को देखती है। उस छोटी बच्ची के गाल पर एक काला निशान था। उस निशान को देखकर वो उसको भला बुरा कहना शुरू कर देती है। हे भगवान, हमारी तो किस्मत ही खराब है। इस बार फिर से लड़की हुई है और ऊपर से इसके चेहरे पर ये काला निशान। कमला भी संध्या के ससुराल आई हुई थी।
संध्या की सास कमला के सामने ही संध्या को बुरा भला कहने लग जाती है। उसकी बातें सुनकर कमला कहती है, बहन जी, लड़कियां तो भगवान का रूप होती हैं और इस धरती पर जो भी आता है वो अपना अपना भाग्य साथ लेकर ही आता है। आप चिंता ना करें, सब ठीक होगा। कैसे चिंता ना करें? पहले ही आपकी बेटी ने 2 बेटियां पैदा कर रखी हैं और अब ऊपर से एक और तो और अब इसके मुंह पर यह काला निशान। क्या करें हम इसका? अरे ये तो सब भगवान की लीला है, इसमें संध्या का क्या कसूर है? उस बच्ची के मुंह पर एक निशान था। संध्या की सास ने कुछ गांव वालों के मुंह से सुना था कि चेहरे पर ऐसा काला निशान अच्छा नहीं होता है और ऐसे निशान वाले बच्चे अपने पिता के लिए ठीक नहीं होते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद संध्या की सास उस बच्ची को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कमला से कहती है, देखिए, आप अपनी बेटी और उसकी इस बच्ची को लेकर यहां से चली जाओ। मैं इस बच्ची को एक पल के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं और मेरी बेटी यहीं रहेंगी। हाँ माँ, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरी बेटी है, इसलिए ये घर इसका भी है। ये कहीं नहीं जाएगी। चुप कर तू, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। जैसा मैं कह रही हूं चुपचाप ऐसा ही कर। नहीं माँ, आपकी ये बात मैं नहीं मान सकता। तू नहीं जानता बेटा, ये लड़की तेरे लिए शुभ नहीं है, इसलिए ये लड़की तो अब इस घर में नहीं रह सकती है, बस। कमला संध्या की सास की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। कैसे एक छोटी बच्ची किसी के लिए भी शुभ नहीं हो सकती है। वो मन ही मन उस छोटी बच्ची को अपने साथ ले जाने का निश्चय करती है। वो संध्या की सास से कहती है, आप संध्या को यहीं रखिए, मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगी। अब मैं ही इसको पालूंगी। अब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ हाँ, लेकर जाओ इस मनहूस को यहां से। कमला उस बच्ची को अपने साथ अपने गांव रामपुर ले आती है और उस बच्ची का नाम रानी रखती है। कमला रानी से बहुत ही प्यार करती थी। अब उस छोटी बच्ची रानी के लिए उसकी नानी कमला ही उसके माता पिता थे। रानी की नानी अकेले ही उसका पालन पोषण करती थी। वो लोगों के घरों में काम करती थी ताकि रानी को कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। धीरे धीरे अब रानी भी बड़ी हो गई थी। अब वो अपनी नानी से अपने चेहरे पर बने इस काले निशान के बारे में पूछने लगी थी। एक दिन, नानी नानी, ये मेरे चेहरे पर काला निशान कैसा है? अरे ये तो भगवान का आशीर्वाद है, उन्हीं ने तुम्हें दिया है। पर नानी, ये तो मेरी किसी भी सहेली को नहीं दिया भगवान जी ने, फिर मुझे ही क्यों? अरे ये तो बस मेरी रानी को ही दिया है, क्योंकि मेरी रानी बेटी तो सबसे अलग और सुंदर है। अपनी नानी से ये सुनकर रानी बहुत ही खुश हो जाती है। कमला ने कभी भी रानी को उसके माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी थी। गांव के सभी लोग भी रानी और उसकी नानी की ही बातें किया करते थे कि कैसे कमला ने रानी को पाला है। एक दिन रानी अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। तभी वहां गांव की 2 औरतें बात कर रही थी। अरे वो देखो रानी को, कितनी बड़ी हो गई है। कितनी छोटी सी थी जब इसकी नानी से यहां लेकर आई थी। हाँ, ये जब हुई थी तो चेहरे पर निशान की वजह से तो इसकी दादी ने इसको और इसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। वो कह रही थी ये अपने पिता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इसकी नानी इसको यहाँ अपने साथ ले आई। अच्छा हुआ इसकी नानी इसको यहाँ ले आई थी अपने साथ, वरना पता नहीं वो लोग क्या करते इसके साथ। पर अब देखो सब ठीक है। रानी उनकी बातें सुन लेती है। उनकी बातें सुनकर रानी उदास हो जाती है और वो अपनी नानी के पास जाती है। क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को, क्यों उदास हो? नानी, मेरे माँ और पिताजी ने मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखा था? मेरी दादी ने क्यों मुझे घर से निकाल दिया था? मेरे मुंह पर इस निशान की वजह से ही ये सब हुआ था। बताओ ना नानी, ये सब सच है क्या? ये सब किसने कहा तुझसे? किसने मेरी बेटी को झूठ बोला? ये ऐसा कुछ भी नहीं है बेटी। जब तू पैदा हुई थी तो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। तेरी नानी यहाँ अकेली रहती थी ना, इसलिए तुझे अपने साथ लेकर आई थी। और हाँ मेरी बच्ची, जब तू इस निशान के साथ पैदा हुई थी ना, तो तू सबसे सुंदर लग रही थी।
ये देखकर मैंने उन लोगों से कह दिया था कि इसको तो मैं अब अपने साथ ही रखूंगी। अब मुझे भी तो कोई चाहिए था ना साथ में। सच नानी, आप सच कह रही हैं? हाँ मेरी बच्ची, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी अपनी रानी बेटी से? झूठ तो उन लोगों ने कहा तुमसे। नानी, मैं सबसे सुंदर थी क्या? हाँ मेरी बच्ची, तू तो अब भी सबसे सुंदर ही है। अपनी नानी के मुंह से ये बात सुनकर रानी बहुत खुश हो जाती है और अपनी नानी के गले लग जाती है। समय ऐसे ही बीतता गया और अब रानी भी बड़ी हो गई थी। उसकी 12वीं तक की पढ़ाई भी अब पूरी हो चुकी थी। रानी एक पुलिस अफसर बनना चाहती थी। वो अपनी नानी से कहती है, नानी, अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, मैं अब एक पुलिस अफसर बनना चाहती हूँ। कमला रानी की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, अच्छा, तो मेरी रानी बेटी अफसर बनना चाहती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ नानी, पर इसके लिए मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी और साथ ही साथ नानी, इसमें बहुत सारा पैसा भी लग जाएगा। तो तू क्यों पैसों की चिंता करती है? अभी तेरी नानी जिंदा है ना, तू चिंता ना कर, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। पर नानी, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। अरे, कुछ समय की ही तो बात है, एक बार तू अफसर बन जाए तो मैं भी तब तेरे साथ ही रहूंगी ना। कमला रानी का एडमिशन शहर के एक अच्छे कॉलेज में करवा देती है। रानी की आगे की पढ़ाई के लिए कमला ने अपनी सारी जमीन गांव के जमींदार के पास गिरवी रख दी थी। कमला अब फिर से उस घर में अकेली रह गई थी। उम्र भी अब ज्यादा हो गई थी कमला की। इस वजह से वो अब काम भी बहुत मुश्किल से ही कर पाती थी। पर फिर भी वो लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे जमा कर रही थी। जमा करे हुए पैसे वो रानी को शहर भेज दिया करती थी। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कमला के घर जमींदार अपने कुछ आदमियों को लेकर आता है। देख कमला, यह घर और जमीन अब मेरी है, इसे जितनी जल्दी हो सके खाली कर दो, ये अब मेरी हो चुकी है। मालिक, मुझ पर थोड़ी दया करो, अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बेटी भी यहाँ नहीं है। जैसे ही मेरी बेटी आएगी, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अरे, मैंने ये जमीन किसी को बेच दी है, तुझे ये खाली करनी होगी। पर मैंने तो आपके पास ये गिरवी रखवाई थी, फिर आप कैसे इसे बेच सकते हो? तूने ही तो खुद मुझे अंगूठा लेकर दिया था कागजों पर कि तू ये जमीन मुझे बेच रही है। इसका मतलब आपने धोखे से मेरी जमीन मुझसे छीन ली है। ये सही नहीं किया आपने। जमींदार के आदमी कमला के घर पर अपना कब्जा कर लेते हैं और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। तभी वहां पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी से एक पुलिस अफसर बाहर निकलती है। वो कोई और नहीं बल्कि रानी ही थी। रानी अब एक पुलिस अफसर बन गई थी। रानी अपनी नानी के पास आती है और अपनी नानी का आशीर्वाद लेती है। जमींदार पुलिस को देखकर घबरा जाता है। कमला रानी को सारी बात बता देती है। उसके बाद रानी उस जमींदार को पकड़कर जेल में डाल देती है। उसके खिलाफ गांव के और लोगों ने भी शिकायत कर रखी थी। रानी अपनी नानी से कहती है, नानी, आज आपकी वजह से ही मैं एक पुलिस अफसर बन पाई हूं। मैं ना कहती थी कि तुझे भगवान का आशीर्वाद मिला है? देखा, बन गई ना मेरी रानी बेटी अफसर। हाँ मेरी नानी, आपने सही कहा था। नानी, आपने मेरे लिए कितने दुख देखे हैं, पर अब नहीं, आप जैसी नानी सबको मिले। उसके बाद रानी अपनी नानी को लेकर शहर चली जाती है। रानी और कमला फिर से एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।